हेलो एवरीवन, माय नेम इज कविता कौशल। वेलकम टू गुरु इंस्टीट्यूट चंडीगढ़। अगर आप CSIR नेट एग्जाम के एस्पिरेंट हैं या आप इस एग्जाम को इस बार दे चुके हैं या प्रिपेयर करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो रीसेंट एग्जामिनेशन आपका हुआ है जून 2023 का, उसमें इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर है उसमें से जो पार्ट बी है आपका, उसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं हम इस वीडियो लेक्चर के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले इस लेक्चर को डिस्कस कर लेते हैं, देन बाय द एंड ऑफ द लेक्चर आई लेट यू नो कि अगर आपको हमसे कोई हेल्प चाहिए या गुरु इंस्टीट्यूट को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग तो आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये पार्ट बी का वीडियो है। आपको हमारी साइट पे ऐसी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी 2023 के नाम से ही CSIR की, उसमें सक्सेसिव वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पार्ट बी के लिए हमारे 2 वीडियो लेक्चर्स होंगे और पार्ट सी के लिए 3 वीडियो लेक्चर्स होंगे। टोटल 5 जो वीडियो लेक्चर है आपको इवनिंग शिफ्ट के और 5 ही वीडियो लेक्चर मॉर्निंग शिफ्ट के लिए वहां पे मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए लिखा है सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्मल नेम ऑफ द इंटरनेशनल कोड ऑफ द नोमेनक्लेचर व्हिच वाज चेंज एज पार्ट ऑफ द मेलबर्न कोड। मेलबर्न कोड में जो इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर है नाम वो चेंज किया गया था, तो इसमें से आपको करेक्ट जो है ऑप्शन सिलेक्ट करना है। दिस इज द वेरी बेसिक क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड। सबसे पहले क्वेश्चन इकोलॉजी से आया है आपको। ठीक है, इसका आंसर क्या है, देखिए इंटरनेशनल कोड ऑफ द नोमेनक्लेचर, ये बेसिकली आपको पता है 2 है वहां पे, जोलॉजी और बॉटनी के लिए, है ना। तो जोलॉजी का तो एज इट इज है, लेकिन जो बोटेनिकल नोमेनक्लेचर है, ठीक है, इसका जो है वो चेंज किया गया था बेसिकली। ठीक है, तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सेकेंड देखिए दूसरा क्वेश्चन है इन रिस्पॉन्स टू विंड सिग्नलिंग बीटा कैटेनिन enters the nucleus and binds to the LEF/TCF protein by displacing which one of the following protein। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, सेल सिग्नलिंग से आपसे पूछा गया है, तो ये आपका सेल सिग्नलिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे पूछा है कि जब विंड सिग्नलिंग होती है, अब इसके लिए अगर आपने सिग्नलिंग पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जैसे ही विंड आपका अपने रिसेप्टर, क्या है इसका रिसेप्टर, फ्रिजल से बाइंड करता है तो जो आपका विंड सिग्नलिंग है वो शुरू हो जाती है। बेसिकली इन द एब्सेंस ऑफ विंड क्या होता है, देयर इज अ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स GSK, ऑक्सिन, ये सब प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बीटा कैटेनिन की प्रोटीजोमल डिग्रेडेशन करवा देते हैं उसको यूबिक्विटिन से अटैक करके। ठीक है, लेकिन अगर विंड सिग्नलिंग चल रही है तो वो कॉम्प्लेक्स जो है वो काम नहीं कर पाएगा, बीटा कैटेनिन इज नाउ फ्री। तो बीटा कैटेनिन क्या करता है, न्यूक्लियस में एंटर करता है और वहां पे जो आपका LEF और TCF प्रोटीन है इसके साथ एक और प्रोटीन लगा होता है, उसको रिमूव करवाता है। इस प्रोटीन का नाम आपसे पूछा गया है, वो प्रोटीन है ग्राउचो। ठीक है, इस प्रोटीन का नाम है ग्राउचो। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया यहाँ से, सी। बिल्कुल बेसिक ही क्वेश्चन है, यहाँ पे ज्यादा कुछ टफ नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एसोसिएटेड विद द क्रोमोसोम 15 मे कॉज प्रेडर-विली सिंड्रोम। देखिए अब अगर आपको प्रेडर-विली सिंड्रोम पता है तभी आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। ठीक है, ये स्टैटिक क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं कि पेरेंटल यूनिपेरेंटल आपका डायसोमी है कि मैटरनल यूनिपेरेंटल डायसोमी है ना, इस ऑप्शन में कंफ्यूज हुए हैं। देखिए 3 तरह से हो सकता है ये सिंड्रोम। पहला तो जो पैटर्नल साइट जो है आपका, वहां से जो क्रोमोसोम आ रहा है अगर उसमें कोई डिलीशन हो जाए, ठीक है, तब होता है। या फिर जो 2 क्रोमोसोम आ रहे हैं वो मैटरनल से ही आ रहे हैं, ठीक है, तो मैटरनल यूनिपेरेंटल डायसोमी हो तो हो सकता है। या फिर आपका एक और रीजन होता है इम्प्रिंटिंग वाला। ठीक है, इम्प्रिंटिंग जो लोकस है वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो तो आपका ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है इनके अकॉर्डिंगली अगर करंट हम देखें, जो इम्प्रिंटिंग है ना बच्चे, इम्प्रिंटिंग लोकस इन द मैटरनल कॉपी, ऐसा कोई सिलेक्टेड सीक्वेंस जो है वो ये वाला नहीं है। ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है वो, तो इसलिए ये तो ऑप्शन वैसे ही निकल गया। और इन दोनों में से आपका करेक्ट ऑप्शन है मैटरनल यूनिपेरेंटल डायसोमी। ठीक है, तो मतलब इसका क्या है कि दोनों किससे आ रहे हैं, मदर से ही आ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ये सिंड्रोम हो जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो बच्चों को थोड़ा सा परेशान करते हैं। अब आपको चारों स्टेटमेंट्स पढ़ के आंसर निकालना है। पहले देखते हैं कंटेक्स्ट क्या है क्वेश्चन का। नन ऑफ द विरुलेंस जीन ऑफ द एग्रोबैक्टीरियम। अच्छा, तो एग्रोबैक्टीरियम से ये क्वेश्चन आया आपको, आर एक्सप्रेस्ड कॉन्स्टिट्यूटिवली। आपको ढूंढना है करेक्ट।
तो कह रहे हैं कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस नहीं होती, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, होती है कॉन्स्टिट्यूटिवली आपकी जीन एक्सप्रेस, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ द टी-डीएनए विद न्यूक्लियर जीनोम ऑफ द प्लांट सेल अकर्स ओनली बाय होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, ओनली नहीं, जरूरी नहीं है, नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन भी हो सकता है। होस्ट प्लांट जीन डू नॉट प्ले एनी रोल इन द एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफर, नहीं ये भी गलत है, होस्ट प्लांट की जीन भी क्या करती हैं, रोल प्ले करती हैं। लास्ट इज ओपाइंस आर द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, ले लीजिए आपको आंसर यहीं से मिल गया, जो ओपाइंस हैं आपके वो क्या है, दिस आर सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर द माइक्रोबैक्टीरियम, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, ठीक है। हर बार एग्रोबैक्टीरियम से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको आ ही जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टाटा बाइंडिंग प्रोटीन टीबीपी, है ना, ट्रांसक्रिप्शन से ये क्वेश्चन पूछा गया है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का आपका क्वेश्चन है ये, तो पूछा है नॉट ट्रू, तो इसमें से कौन सी ट्रू नहीं है, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी, यस इट इज, उसी का पार्ट है ना, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन वही का उसी का पार्ट है, और ये रिकॉग्नाइज करता है टाटा एलिमेंट्स को बाय इंसर्टिंग वन ऑफ इट्स अल्फा हेलिकल इनटू द मेजर ग्रुप, नो, ये कैसा प्रोटीन है, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन जो है वो मेजर ग्रुप में ही क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है नेचर में, ये माइनर ग्रुप ऑफ द डीएनए पे इंसर्ट होता है, तो इसका नॉट ट्रू ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आपको पता लग गया यहीं से, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं एक बार, जो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है, डीएनए इंटरेक्शन कॉज द डीएनए टू बेंड, हमें पता है अराउंड 80 डिग्री का बेंड जो है यहाँ से दिखाई देता है ना, इस प्रोटीन की वजह से होता है। टाटा बाइंडिंग प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन इज गवर्न्ड इन पार्ट बाय द इंटरकैलेशन ऑफ द साइड चेन, करेक्ट है। फिनाइलिन रेसिड्यू, अगर आपको ये नहीं भी पता, ठीक है, लेकिन आपको ये तो पता है कि ये मेजर ग्रुप पे नहीं अटैच होता है ना, तो ऐसे ही आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से निकल आएगा, ठीक है। स्मार्टली आपने एग्जाम को क्या करना है, क्वेश्चंस को एनालाइज करना है, ठीक है, हर बार जरूरी नहीं है कि आपको सारे ऑप्शंस पता हो, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 ग्राम ऑफ पॉलीसेकेराइड कंपोज्ड ऑफ 1000 ग्लूकोज यूनिट, एक पॉलीसेकेराइड है और 1000 क्या है, ग्लूकोज यूनिट, और ये क्या है 1 ग्राम, हैज द सेम इफेक्ट ऑन द ऑस्मोलैरिटी। अब देखिए बच्चे, जो ऑस्मोलैरिटी है ये क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब नंबर पे डिपेंड करेगी, है ना, तो यहाँ पे कहा है कि 1 ग्राम अगर 1000 पे करता है इफेक्ट, तो ग्लूकोज के कितना, मतलब आपको यूनिट में पूछा है कि 1 ग्राम ऑफ पॉलीसेकेराइड कंपोज्ड ऑफ द 1000 ग्लूकोज यूनिट हैज द सेम इफेक्ट। अच्छा, सेम इफेक्ट कब होगा, देखिए एक का अगर 1000 ग्लूकोज पे हो रहा है, तो 1000 को अगर ग्राम वाली यूनिट से हम चेंज करें तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, तो मतलब 1000 मिलीग्राम, राइट, तो ये हो जाएगा 1000 से 1 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज, क्या है मतलब आपका एक जो था यूनिट, 1 ग्राम जो था वो 1000 से कर रहा था, तो एक के लिए निकालेंगे तो 1000 से वहां पे चला जाएगा नीचे, तो कितना हो जाएगा 1 मिलीग्राम, क्योंकि 1000 दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ऑस्मोलैरिटी थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से ही हमें फर्क पड़ेगा, तो 1 ग्राम है अगर वो 1000 मॉलिक्यूल को कर रहा है, तो एक के लिए कितना चाहिए होगा आपको, इक्वेट करने के लिए कहा है ना आपको, तो इक्वेट, क्योंकि वहां पे 1 ग्राम है तो इक्वेट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 1 मिलीग्राम, क्योंकि यहाँ पे 1000 है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन लिस्ट मैकेनिज्म दैट ड्राइव इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजी का क्वेश्चन है, सक्सेशन की बात करिए। सक्सेशन में हम पढ़ते हैं 3 तरह के मॉडल हैं आपके, फैसिलिटेशन, टॉलरेंस, इनहिबिशन, ठीक है। तो ओनली फैसिलिटेशन टॉलरेंस नहीं, इनहिबिशन भी है, डिस्टर्बेंस एंड टॉलरेंस, ये क्या ही बात है, डिस्टर्बेंस की तो कोई बात ही नहीं होती है, टॉलरेंस इनहिबिशन आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसमें तीनों मॉडल्स आपके दे रखे हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एवियन एम्ब्रियो, मतलब आपका चिक एम्ब्रियो की बात हो रही है, ये आपका डेवलपमेंट बायोलॉजी का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। द ब्लास्टोसील लाइक फ्लूइड कैविटी इज फॉर्म्ड बिटवीन, देखिए अब ये इससे सिंपल क्वेश्चन डेवलपमेंट बायोलॉजी का नहीं हो सकता, ब्लास्टोसिल की तरह एक फ्लूइड कैविटी बनती है, अगर आपने डेवलपमेंट बायोलॉजी अच्छे से पढ़ी है तो इसको आप इजीली आंसर कर सकते हैं, वो किसके बीच में होती है, एपिब्लास्ट एंड द हाइपोब्लास्ट, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन कर पाए हो आप लोग। नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉसिल इज नो लॉन्गर कंसीडर्ड टू बी ट्रू वैस्कुलर प्लांट्स बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेकेंडरी थिकनिंग ऑफ द कंडक्टिंग एलिमेंट्स। अब देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड है, ठीक है, और रीसेंट नॉलेज के ऊपर बेस्ड है, तो अगर ये क्वेश्चन आप अवॉइड भी करना चाहें तो कर सकते थे एग्जाम में। इसका आंसर वैसे है आपका रेनिया मेजर, ठीक है, ये प्लांट है जिसको अभी नो लॉन्गर वी डोंट कंसीडर इट एज अ वैस्कुलर प्लांट, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन होता है ना आपके पास पेपर में, 50 में से आपको सारे तो नहीं करने होते, 35 करने हैं, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि बिल्कुल फैक्ट बेस्ड है और ऐसे फैक्ट जो आपने सुने ही नहीं है कभी, तो उनको आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है, ये उनमें से एक क्वेश्चन आप ले सकते हैं।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लेटलेट्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। अब देखो प्लेटलेट्स के बारे में पूछा है, तो पहला दे रखा है देर आर 2-4 माइक्रोमीटर, मतलब ये कितने इनका साइज दे रखा है, ठीक है, डायमीटर कितना दे रखा है 2-4 माइक्रोमीटर। अब यहाँ पे दिखा है नॉट, ठीक है, अगर चलो ये नहीं भी पता, फॉर द सेक ऑफ ऑप्शन हम ले लेते हैं कि हमें ये नहीं पता। नेक्स्ट है लैक न्यूक्लियर, चलो ये तो पता है, ये तो होता है। देयर हाफ लाइफ इज 20 to 24 days, नो इट इज नॉट करेक्ट, अराउंड 9 to 8 days होती है इनकी हाफ लाइफ, तो यहीं पे ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि दिस इज नॉट ट्रू, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं। और जो लास्ट ऑप्शन भी अगर हम देख लें, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम दी बोन मैरो मेगाकैरोसाइट, हाँ जी, बोन मैरो के मेगाकैरोसाइट, तभी इनको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं ना, वहीं से बनते हैं ये, तो इसका ऑप्शन सी है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, इन अ लैक ऑपेरॉन, ठीक है, ऑपेरॉन सिस्टम से क्वेश्चन आया है आपका, क्या पूछा है, अ नॉनसेंस म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन मतलब आपका बन गया है वहां पे स्टॉप कोडॉन इन द जीन इनकोडिंग बीटा गैलेक्टोसिडेज वाज फाउंड टू इंटरफेयर। अब ये जो म्यूटेशन है वो इंटरफेयर कर रही है विद द एक्सप्रेशन ऑफ द डाउनस्ट्रीम परमीज। लीजिए यहीं से क्लियर हो जाएगा, एक आपका म्यूटेशन है वो डाउनस्ट्रीम जो आपकी कोई जीन है उसके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है, तो कह रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग में एक्सप्रेस द ऑब्जर्वेशन। अब अगर आपको पता है कि ऐसी म्यूटेशन को क्या कहते हैं, जो यहाँ पे होके म्यूटेशन साइट पे है म्यूटेशन, लेकिन वो इफेक्ट डाउनस्ट्रीम जीन्स पे भी डाल रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, ऐसी म्यूटेशंस को बोलते हैं बच्चे पोलर म्यूटेशन। ट्रांस इफेक्ट म्यूटेशन होता है कि दूसरी अलील पे इफेक्ट डालना बेसिकली, है ना। यहाँ पे क्या पूछा है, पोलर इफेक्ट, तो यहाँ पे म्यूटेशन डाउनस्ट्रीम पे कर रहा है, तो क्या होगा ये कि पोलर म्यूटेशन है, ठीक है, तो ये भी आपका सॉल्व कर सकते थे आप क्वेश्चन ये। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म परमिट्स इम्यूनोग्लोबुलिन टुवर्ड्स द सिंथेसिस ईदर मेम्ब्रेन बाउंड और द सिक्रीटेड फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे, अगर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इम्यूनोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, क्लास स्विचिंग पढ़ते हैं, है ना, कि डिफरेंट क्लास कैसे बनेगी, डिफरेंट इम्यूनोग्लोबुलिन्स कैसे बनेगी, और एक आप टॉपिक पढ़ते हो कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन बन रहे हैं वो सिक्रीटरी बन रही है एंटीबॉडीज आपकी, या मेम्ब्रेन बॉन्ड है, तो वहां से क्वेश्चन आया। बेसिकली होता क्या है, आपकी पॉली ए साइट जो होती है, कौन सी पॉली ए साइट सिलेक्ट होके आपकी एंटीबॉडी बनी है उस पर डिपेंड करता है कि वो सिक्रीटरी बनेगी, क्योंकि मल्टीपल पॉली ए साइट्स होती है, कोई भी एक सिलेक्ट हो जाएगी, उस पर डिपेंड करेगा कि सिक्रीटरी बनेगी या फिर आपकी मेम्ब्रेन बॉन्ड बनेगी। अब ये पॉली ए एडिनाइलेशन ये क्या होती है, ये होती है आरएनए की प्रोसेसिंग, है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा इसका आंसर, डिफरेंशियल आरएनए प्रोसेसिंग। डिफरेंट तरह से आरएनए की प्रोसेसिंग पे डिपेंड करता है कि एंटीबॉडी आपकी जो बनी है वो मेम्ब्रेन बॉन्ड है या फिर सिक्रीटरी है, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका आसान था, ये इम्यूनोलॉजी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू द इंडक्शन ऑफ द डिफेंसिन पीडीएफ 1.2 इन द अरेबिडोप्सिस। अब देखिए ये सबको जरूरी नहीं है पता हो, है ना, जो काम कर रहा होगा उसके लिए तो इजी क्वेश्चन है, वो आराम से दे सकता है आंसर, लेकिन ये वो वाला क्वेश्चन है जो आप अवॉइड कर सकते थे। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इथाइलिन। इथाइलिन जो है ऐसा हार्मोन है जो क्या करता है, इंडक्शन ऑफ द डिफेंसिन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवरल प्रोटीन्स आर मॉडिफाइड बाय द फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड रेसिड्यू पे आपकी फॉस्फोराइलेशन होती है, प्रोटीन मॉडिफाई होता है टू ऑल्टर देयर एक्टिविटीज, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज नॉट टिपिकली अ साइट ऑफ फॉस्फोराइलेशन। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसान, अगर आपको पता हो कि फॉस्फोराइलेशन कहाँ कहाँ होती है, सीरिन थ्रेओनिन पे होती है, ये तो सीधा सीधा हो गया। दूसरा आपका बचता है लाइसिन और टायरोसिन, टायरोसिन पे भी फॉस्फोराइलेशन होती है लेकिन लाइसिन पे नहीं होती, है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट, लाइसिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है अ क्रूसिफॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग द मियोसिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब आपको पहले पता होना चाहिए क्रूसिफॉर्म स्ट्रक्चर क्या है, मतलब क्रॉस की तरह, इस तरह का कोई स्ट्रक्चर, ठीक है। अब अगर आपने क्रोमोसोम एबरेशंस अच्छे से पढ़ी हैं तो आपको अभी देख के ही पता लग जाएगा ऐसा स्ट्रक्चर कहाँ बनता है, ये बनता है आपका ट्रांसलोकेशन में, जो आपकी रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन होती है ना, उसमें ऐसा स्ट्रक्चर बनता है ना, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका ट्रांसलोकेशन, क्योंकि इन्वर्जन जो होती है आपकी इसमें तो इस तरह से लूप बनता है ना, इन्वर्जन लूप, और डिलीशन और डुप्लीकेशन तो और अलग तरह से है, तो यहाँ पे आंसर क्या है आपका ट्रांसलोकेशन, ठीक है। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ प्लांट हेट्रोजाइगस फॉर अ डोमिनेंट ट्रेट व सेल्फ, एक डोमिनेंट ट्रेट के लिए प्लांट जो हेट्रोजाइगस है मतलब अलग अलग जीन्स हैं, ठीक है, मान लीजिए ए है तो उसको सेल्फ किया गया, तो प्रोजेनी हैज 140 प्लांट्स शोइंग द डोमिनेंट ट्रेट, तो डोमिनेंट कितने हैं आपके 140,
20 प्लांट शोइंग द रिसेसिव ट्रेट, तो रिसेसिव कितने हैं आपके 20, ठीक है। हाइपोथेसाइज, अब यहाँ पे अ रिसर्चर हाइपोथेसिस क्या किया उसने, दैट देयर आर 2 जीन्स, अब पहले तो एक नहीं है 2 जीन्स हैं विद आइडेंटिकल फंक्शन। अब देखिए अगर ये जीन के आइडेंटिकल फंक्शन है दैट द कंट्रोल द डोमिनेंट ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट को जो कंट्रोल कर रही है उस जीन के आइडेंटिकल फंक्शन, आइडेंटिकल फंक्शन का क्या मतलब हुआ, डुप्लीकेशन, ठीक है। तो डुप्लीकेशन हो गई है यहाँ पे। द रिसर्चर ऑल्सो प्रपोज दैट 2 जीन्स आर नॉट लिंक्ड है, तभी हम डुप्लीकेशन की बात कर सकते हैं। द रिसर्चर कैरिड आउट अ काई स्क्वायर टेस्ट टू टेस्ट द हाइपोथेसिस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर, आपको काई स्क्वायर वैल्यू निकालनी है। लेकिन काई स्क्वायर वैल्यू आप कैसे निकालते हो, देखो अगर आपको पता हो तो हम निकालते हैं ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यू से, ठीक है। देखो ये आपकी क्या है, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं, इतने डोमिनेंट इतने रिसेसिव है। लेकिन अब एक्सपेक्टेड आप कैसे निकालोगे, एक्सपेक्टेड आप निकालोगे यहाँ से, ये जो डुप्लीकेशन वाली टर्म दी है ना बस यहीं से काम बन जाएगा आपका। डुप्लीकेशन का क्या मतलब हुआ, जो डुप्लीकेशन है उसमें जब F2 हाई बनता है ना आपका जनरेशन, तो उसके लिए एक्सपेक्टेड रेशो होती है 15:1, ठीक है। मतलब अगर टोटल 16 होते तो उसमें से 15 क्या होते, डोमिनेंट, और 1 होता आपका रिसेसिव। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, आपके नंबर, एक्सपेक्टेड नंबर। तो 15/16 आपका क्या आ जाएगा, डोमिनेंट का नंबर, लेकिन टोटल से निकालोगे ना, यहाँ पे टोटल कितने हो जाएगा, टोटल हो गया 160 हो गया यहाँ से टोटल। तो अब निकालेंगे इससे 15/16 मल्टीप्लाई बाय 160, ये भी मल्टीप्लाई बाय 160, ठीक है। क्या किया हमने, बेसिकली टोटल को लिया और जो एक्सपेक्टेड रेशियो थी उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आपका आ जाएगा ये आ जाएगा 150 और ये आ जाएगा 10। तो आपका एक्सपेक्टेड जो नंबर है और आपके पास ऑब्जर्व दोनों प्रेजेंट है। एक्सपेक्टेड कितना मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये एक्सपेक्टेड है ये ऑब्जर्व है। एक्सपेक्टेड है आपका 150, ऑब्जर्व्ड है इसका आपका 10। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है आपका ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड के बाद आप निकालेंगे इसका काई स्क्वायर। काई स्क्वायर टेस्ट में क्या करते हैं बच्चे, देखिए काई स्क्वायर में बेसिकली हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड का डिफरेंस करके समीशन निकालते हैं, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय द एक्सपेक्टेड, ठीक है। अब देखो ऑब्जर्व्ड क्या है 140, एक्सपेक्टेड कितना है 150, डिफरेंस कितना आएगा -10, स्क्वायर करेंगे तो 100, तो 100 बाय एक्सपेक्टेड कितना था 150, ये आ गया डोमिनेंट के लिए। दूसरे का निकालेंगे फिर से वही ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड 10, स्क्वायर करेंगे तो 100 और डिफरेंस जो आपका एक्सपेक्टेड है वो कितना है 10, तो यहां से आएगा आपका 10 और ये आएगा आपका 0.67, तो ये प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 10.67। तो काई स्क्वायर वैल्यू कितना आएगा आपका 10.67, वो क्या है ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन आप तब सॉल्व कर सकते थे अगर आपको डुप्लीकेशन वाला जो पॉइंट है इसका वो क्लियर हो जाता, बाकी तो सिंपल ही था क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ द प्लांट्स विच दैट आर नोन टू हैव एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू बाय मीन्स ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। अब देखो सेकेंडरी ग्रोथ सबसे का मतलब क्या होता है, मोटा सा आपका स्टेम होगा है ना, सेकेंडरी ग्रोथ उसी की वजह से आपके रिंग्स जो बनते हैं ना, ग्रोथ रिंग्स बनते हैं फ्रॉम अ वेस्कुलर कैम्बियम। तो यहाँ पे आपका सीधा सीधा बच्चे देखिए यहाँ पे जिम्नोस्पर्म दे रखे हैं आपके, जिम्नोस्पर्म ओनली, ये तो ऑप्शन ही गलत है, ओनली लगा दिया। यहाँ पे दे रखे डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स या फिर डाइकॉट्स और जिम्नोस्पर्म, तो यहाँ पे डाइकॉट्स और जिम्नोस्पर्म है आपके वो, ठीक है, जिनमें आप क्या देखते हो बेसिकली इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ वेस्कुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बड़ी क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन है आपका बैक्टीरियल कल्चर इनिशिएटेड फ्रॉम अ सिंगल बैक्टीरियल सेल, एक सिंगल बैक्टीरियल सेल से आपका कल्चर शुरू हुआ है, ठीक है, विद अ डीएनए रिपेयर डेफिशिएंट सिस्टम। मतलब अब जो कल्चर आपने किया है उसमें क्या है, डीएनए रिपेयर डेफिशिएंसी है, ठीक है, म्यूटेशन है बेसिकली, इज इनोकुलेटेड इनटू सेवरल इंडिविजुअल टेस्ट ट्यूब्स एंड अलाउड टू ग्रो इन पैरेलल, ठीक है। एक बैक्टीरियल कल्चर लिया है, सिंगल बैक्टीरियम से बनाया था, एक में क्या है आपका डीएनए रिपेयर खराब चल रहा है, ठीक है। जो वाइल्ड टाइप सेल्स हैं दे आर आल्सो इनोकुलेटेड इन सिमिलर मैनर एंड ग्रो साइमल्टेनियसली। तो आपने 2 टेस्ट लगाए हैं, एक में क्या है डीएनए रिपेयर डेफिशिएंसी है, एक में वाइल्ड चल रहा है, मतलब डीएनए रिपेयर है एक के पास। बहुत सारी जनरेशन के बाद आपने क्या देखा, इंडिविजुअल कल्चर्स आर टेस्टेड फॉर द रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, ठीक है। तो आपने दोनों को टेस्ट किया। अब कह रहे हैं कौन सी स्टेटमेंट जो है वो मोस्ट लाइकली आपकी हो सकती है। पहली स्टेटमेंट कह रही है मोर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट सेल्स वर इमर्ज फ्रॉम द डीएनए डेफिशिएंट कल्चर। यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि रिपेयर नहीं हो रही तो कोई म्यूटेशन की वजह से हो सकता है कि आपकी वहां पे कोई रेजिस्टेंट क्रिएट हो जाए, एंड ऑल वाइल्ड टाइप सेल्स विल बी सेंसिटिव।
देखिए अब ये जरूरी नहीं है कि वाइल्ड टाइप जो सेल्स हैं वो सेंसिटिव ही हों, हो सकता है उनमें भी म्यूटेशन हुई हो, ठीक है, ये तो नहीं हम कह सकते कि वो सेंसिटिव ही रहेंगे, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाता है। दूसरा कह रहा है वाइल्ड टाइप सेल्स विल प्रोड्यूस मोर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब देखिए ये भी पॉसिबल नहीं है कि उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है, क्योंकि वहां पे तो एरर होने के चांस भी नहीं है ना, चांस कम है एरर का, होगा तो सही एरर, लेकिन रिपेयर मैकेनिज्म काम कर रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। सी है आपका द डीएनए रिपेयर डेफिशिएंट सेल मे प्रोड्यूस मोर एंटीबायोटिक। अब देखिए यहां लगा दिया मे, हो सकता है कि वो ज्यादा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सेल प्रोड्यूस करें, बट वाइल्ड टाइप सेल विल आल्सो प्रोड्यूस सम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर कि हो सकता है जो जिनमें डेफिशिएंसी है रिपेयर की वो ज्यादा प्रोड्यूस करे, लेकिन वाइल्ड टाइप भी कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर सकता है ना, रेजिस्टेंस तो कहीं पे भी आ सकती है। तो द मोस्ट करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग हनी बी स्पीसीज इज नेटिव टू इंडिया। अब ये भी आपके उस पे है कि आपको कितना पता है ना, कौन सी स्पीसीज। अब स्पीसीज जो दे रखे, देखिए हो सकता है स्पीसीज पाई जाती है इंडिया में, पर इन्होंने क्या पूछा है, नेटिव कौन सी है, तो नेटिव है आपकी एप्टिस डॉर्सेटा, ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब ये इससे सिंपल क्वेश्चन आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में नहीं पूछा जा सकता। क्वेश्चन क्या है आपका, ए बी जी डीएनए हेलिक्स आर लेफ्ट हैंडेड, कौन सा लेफ्ट हैंडेड है कौन सा राइट हैंडेड है। ये टेबल हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, सबको याद होता है ये कि ए और बी आपका राइट हैंडेड है और जी आपका लेफ्ट हैंडेड है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए ए एंड बी डी हेलिक्स आर राइट हैंडेड, जी हेलिक्स इज द लेफ्ट वन, तो बी ऑप्शन। इससे सिंपल क्वेश्चन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का आ ही नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइनेप्टिक वेसिकल एज ऑब्जर्व्ड अंडर द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कंटेन्स कैटेकोलमिन्स। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा एब्सर्ड है, क्योंकि अब जिसने देखे होंगे या पढ़े होंगे उन्हीं को पता होगा, है ना, क्योंकि आप यूजुअली जब भी हम हार्मोन्स या वेसिकल फॉर्मेशन ये सब पढ़ते हैं तो आप सिर्फ ये पढ़ेंगे कि कैसे बना या क्या नेचर रहेगा हार्मोन का, है ना, या आपका न्यूरोट्रांसमीटर है वो किस तरह का होगा, ये सब पढ़ेंगे। लेकिन आप उसमें ये नहीं कभी भी हम पढ़ते हैं कि माइक्रोस्कोप में वो किस तरह से दिखेगा, लेकिन जो काम कर रहा है उसको तो पता होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को भी आप अवॉइड कर सकते थे, लेकिन इसका आंसर अगर आप देखना चाहेंगे तो आंसर है इसका स्मॉल राउंडेड शेप एंड डेंस कोर। कि जो कैटेकोलमिन वाले आपके सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, राउंड शेप के होते हैं और उनमें डेंस कोर होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी अवॉइड किया जा सकता था। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर अ कॉन्टिन्यूअस कल्चर बेस्ड फर्मेंटेशन। अब देखिए जो कॉन्टिन्यूअस कल्चर बेस्ड फर्मेंटेशन होती है, अगर आपको पता है कि वो क्या है तो आप इसको आंसर कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, बार बार रिएक्टेंट ऐड करते रहते हो आपका और फिर प्रोडक्ट निकलता रहता है ना। और जो आपका दूसरा इसको कंपेयर किया गया है बैच से, आई गेस। अब देखिए ये पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, द एक्सपोनेंशियल फेज ऑफ द ग्रोथ इज एक्सटेंडेड। यस इट इज एक्सटेंडेड, क्योंकि आप बार बार क्या कर रहे हो, रिएक्टेंट ऐड करते रहते हो। Nutrients are utilized efficiently and faster. Yes, this is also true. It does. Risk of contamination is lower. No, ये यहाँ पे गलत हो गया। Lower than the batch fermentation. अब बैच फर्मेंटेशन में तो ये होता है कि आपने एक बार बैच लगाया, फिर वो बैच खत्म होगा, आप प्रोडक्ट ले लोगे, बीच में कोई भी उसमें आपने इंट्रूजन नहीं करनी है। लेकिन कॉन्टिन्यूअस कल्चर में जितनी बार आप उस कल्चर में बार बार आपका क्या डालोगे, रिएक्टेंट डालोगे, तो क्या होगा, एक्सपोजर आएगा, तो एरर के चांसेस ज्यादा होंगे। तो एज कंपेयर टू बैच कल्चर आपके कॉन्टिन्यूअस कल्चर में एरर ज्यादा हो सकता है ना, तो कॉन्टेमिनेशन ज्यादा आ सकती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर इट, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा है, नॉट ट्रू, ठीक है। तो लास्ट पढ़ने की भी आपको इतनी जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, इंट्रॉन्स इन द यूकैरियोटिक जीन्स आर फाउंड इन। इंट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं, ठीक है, अभी हमने सबने पढ़ा हुआ है कि टीआरएनए में भी इंट्रॉन है, उसकी प्रोसेसिंग हम पढ़ते हैं, आरआरएनए की हम प्रोसेसिंग पढ़ते हैं, और आपका एमआरएनए की प्रोसेसिंग पढ़ते हैं, तो सभी में इंट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो कोडिंग जीन कोई भी हो, आरएनए, टीआरएनए या एमआरएनए, अगर यूकैरियोटिक जीन की बात है तो तीनों में आपके इंट्रॉन्स होंगे। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिडक्शन इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस जीनोटाइप विद अ concomitant इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस जीनोटाइप। क्या कह रहे हैं कि अगर ये हेटेरोजाइगस है और ये होमोजाइगस है, हेटेरोजाइगस आपके, अब डोमिनेंट रिसेसिव हमें बताया नहीं है, ठीक है, तो कुछ भी ले सकते हो आप, मान लीजिए ये हेटेरोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, ऐसे ले लिया, तो कह रहे हैं कि रिडक्शन इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस, ये कम हुआ और आपका होमोजाइगस जीनोटाइप जो है वो बढ़ गया। होमोजाइगोसिटी कब बढ़ती है, जब हम इनब्रीडिंग करते हैं, ठीक है, तो इनब्रीडिंग से आपकी होमोजाइगोसिटी बढ़ती है इन कंटेक्स्ट ऑफ रैमर। अब यहाँ पे ये जो चीज है रैंडम मीटिंग का कंटेक्स्ट, लेकिन अगर आप सोचिए एक पॉपुलेशन है जिसमें आप सेम ही ब्रीड को इकट्ठा रखा है, फिर चाहे वो रैंडम ही करी जाए, वो होगी तो इनब्रीडिंग ही, है ना।
तो इंटेंसिव इनब्रीडिंग से हमेशा क्या आता है, ये तो सिंपल है ना, इनब्रीडिंग से हमेशा क्या होता है, आपका होमोजाइगोसिटी इंक्रीज करती है, तो रिसेसिव जीन आपकी देखने को, आपको उनका फिनोटाइप आपको देखने को मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली अ प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन। अब देखिए ये भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। आपको पता है कि चीज फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट है, कॉम्बोचा फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट है, यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी अगर जिनको पता है ग्रीन टी सिंपल होती है, ठीक है, इट इज नॉट एट ऑल अ प्रोडक्ट ऑफ द फर्मेंटेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आपका डी करेक्ट है, ठीक है। तो ये आपके थे पार्ट बी के इवनिंग शिफ्ट के फर्स्ट 25 क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट जो आप वीडियो देखेंगे उसमें नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका पेपर डिस्कशन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन। इससे आपको एक आइडिया होता है कि किस तरह से आपने हर टॉपिक को पढ़ना है, क्योंकि पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व कर पाते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हियर इन गुरु इंस्टीट्यूट वी ट्राई टू डू दैट फॉर यू, कि हम आपको उस तरह से गाइड कर पाए कि आप पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए, है ना। तो आपके लिए ही बेटर है अगर आप इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं और आप हमसे कोई हेल्प चाहते हैं या आप यहाँ पे रजिस्टर होना चाहते हैं, तो ये जो नंबर्स यहाँ पे गिवन है, यू कैन ऑलवेज कॉल ऑन दैट, आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, ठीक है। माय नेम इज कविता कौशल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फर्दर जो क्वेश्चन डिस्कशन है वो आपको इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और वीडियोस के साथ, ठीक है। तो आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास और इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।